आज हम बिल्डिंग मटेरियल का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है टिम्बर। तो टिम्बर का डेफिनेशन ये होती है कि जो वुड होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उसे टिम्बर बोलते हैं जनरली। तो होता क्या है कि एक क्वेश्चन हमेशा पॉपअप होगा आपके दिमाग में कि वुड और टिम्बर में डिफरेंस क्या है। तो जो ट्री होता है हमारा, उसमें अगर हम बार्क बार्क मतलब छिलका निकाल दें तो अंदर का जो पार्ट होता है वो आपका वुड होता है, जिसमें इंक्लूड होगा आपकी ट्विग्स। ट्विग्स मतलब टहनियाँ, टहनियों में भी अगर हम बार्क हटा दें तो अंदर का पार्ट जो है वो वुड होता है। और उसके बाद जब हम उसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी ट्विग्स या टहनियाँ यूज़ नहीं होती, उसमें स्टेम पार्ट उसका यूज़ होता है। तो वो स्टेम पार्ट जो होता है वो आपका टिम्बर में आता है। और उसके बाद हम उसे शेप्स देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस। हम उसको शेप्स देते हैं जिसे कंस्ट्रक्टेड टिम्बर भी कहते हैं, और लंबर वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें कि ट्रीज़ कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोजीनियस और दूसरा एक्सोजीनियस। तो जो एंडोजीनियस ट्रीज होते हैं वो एंडवर्ड्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बैम्बू और केन है। और आपने देखा होगा गन्ना जो होता है, केन, वो एंडवर्ड वो होता है, ग्रो करता है। इसका आप एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको साफ तरीके से दिख जाएगा। ये आपका बैम्बू है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर को बढ़ रहा है, ना कि अपने चारों तरफ की तरफ। तो ये आपका बैम्बू एग्जाम्पल है। तो ये आपका बैम्बू एग्जाम्पल है एंडोजीनियस का। दूसरा देखते हैं हम एक्सोजीनियस ट्रीज। तो एक्सोजीनियस ट्रीज आउटवर्ड्स ग्रो करते हैं, जैसे कि आपको ये दूसरे फिगर में ये दो दिख रहे होंगे, कोनिफर्स और डेसिडियस। तो ये बाहर को ग्रो कर रहे हैं। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। कोनिफर्स और डेसिडियस। तो कोनिफर्स जनरली वो होते हैं जो कोन शेप्ड में होते हैं, जैसे कि आपने चीर देवदार देखा होगा जो कोन शेप्ड में होते हैं। और डेसिडियस होते हैं जैसे आपने मैंगो ट्री देखा होगा जो एकदम आउटवर्डली ग्रो करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कोनिफर और डेसिडियस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे तो चलिए कोनिफर्स और डेसिडियस में डिफरेंस देख लेते हैं। जो कोनिफर्स होते हैं वो नीडल शेप्ड के होते हैं, जिनके लीव्स नीडल शेप्ड के होते हैं, जैसे कि आपने कोन। चलिए कोनिफर्स और डेसिडियस में डिफरेंस देख लेते हैं। जो लीव्स होते हैं कोनिफर्स के, वो नीडल शेप्ड के होते हैं, जैसे कि आपने देवदार चीड़ देखा होगा, उनके लीव्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। जैसे जबकि जो डेसिडियस है, जैसे कि मैंगो का ट्री आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। और दूसरा जो कोनिफर्स है वो सॉफ्ट वुड देते हैं और डेसिडियस हार्ड वुड। जनरली आपके दिमाग में एक अब आइडिया आएगा कि सॉफ्ट वुड का मतलब शायद स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल इसका बालसा, BALSA। तो बालसा जो होता है वो सॉफ्ट वुड है, लेकिन बहुत सारे हार्ड वुड से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। तो जनरली आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्ट वुड है तो स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है यहाँ पे सॉफ्ट वुड की कोनिफर्स के लिए। दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं कोनिफर्स में वो डिस्टिंक्ट होती है, एकदम साफ होती हैं। अगर एक फिगर देख रहे हैं आप में, तो जो सर्कुलर रिंग्स बनी हुई हैं जिससे आप एज पता करते हैं, वो डिस्टिंक्ट होती हैं कोनिफर्स में। जबकि डेसिडियस, जैसे आम का, जब भी मैं डेसिडियस कहूँगा तो आप मैंगो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसमें क्लियर नहीं होती है एनुलर रिंग्स। जहाँ तक कलर की बात है तो लाइट कलर होता है कोनिफर्स का, और डेसिडियस का आपका डार्क कलर होता है। और जो कोनिफर्स होते हैं वो रेजिनियस होते हैं। रेजिनियस मतलब जो पाइन हो गया या चीर हो गया, इनमें रेजिन निकलता है। तो उसकी फ़ोटो में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपकी रेजिन की फ़ोटो, जिसे जनरली अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो लीसा बोलते हैं। तो ये रेजिन होता है, ये आपको कोनिफर्स में ही मिलेगा। जनरली पाइन्स में आपको देखने के लिए मिलता है, चीर पाइन्स में, लेकिन डेसिडियस में नहीं मिलेगा। मैंगो में आपको ये मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्या होता है, जो कोनिफर्स होते हैं वो फायर रेजिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होता है जंगलों में आग लग जाती है जहाँ पे चीर होता है, क्योंकि इनमें जल्दी से आग पकड़ लेती है। जबकि डेसिडियस, ओक, मैपल, टीक हो गया या शीशम हो गया, ये वाले जंगल आग कम लगती है क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं। और
सबसे लास्ट एग्जांपल इसका है कि मॉड्यूलरी रेज आपकी कोनिफर्स में क्लियर नहीं होती। मॉड्यूलरी रेज की अभी अगर आप फिगर में देखें, जो ये लाइंस आपकी आउटवर्ड जा रही हैं, ये आपकी मॉड्यूलरी रेज होती हैं। तो ये क्लियर नहीं होती कोनिफर्स में, जबकि डेसिडियस में ये एकदम से डिस्टिंक्ट होती हैं, साफ क्लियरली आपको दिख जाएगी। और एग्जाम्पल है आपके कोनिफर्स के देवदार, चील, कैल, पाइन, और डेसिडियस के हैं ओक, मैपल, टीक, शीशम। तो जनरली फर्नीचर वगैरह के लिए आपको टीक होता है, शीशम यूज़ होता है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें ट्री का, तो इसमें सबसे अंदर आपको दिखेगा एक जो ब्राइट डॉट दिख रहा है, वो है पिथ, जो कोर ऑफ ट्री होता है। इसके बाहर आपको दिखेगा हार्डवुड, उसके बाहर है सैपवुड, उसके बाद कैम्बियम लेयर, और बाहर से है इनर और आउटर बार्क। बार्क का मतलब होता है छिलका। तो जो पिथ को हम मॉड्यूला नाम से भी बुलाते हैं कई बार, और सैपवुड को एल्बर्नम। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए आप, जो ये आपका डॉटेड पार्ट है अंदर वाला, ये वाला आपका कोर है, जिसे हम पिथ बोलेंगे। तो इसको देख लीजिए, ये पिथ है आपका। पिथ के बाद आपका ये वाला पार्ट है, ये हार्डवुड है। इसके बाद वाला पार्ट आपका सैपवुड, और ये कैम्बियम लेयर, और ये आपका बार्क हो गया बाहर से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए जो लाइन्स जा रही हैं बाहर को, ये मॉड्यूलरी रेज हैं। और अगर ये जो आपके सर्कल्स दिख रहे हैं, ये एन्युलर रिंग्स हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। आगे हम टिम्बर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी से, कि कितना एक टिम्बर चल सकता है। तो उसके लिए बरी टेस्ट होता है, जो कि 600 × 50 × 50 mm के टिम्बर पर होता है। तो 3 टाइप के हमने इसमें क्लासीफाई किए हैं टिम्बर। एक होता है हाई ड्यूरेबिलिटी का, जो 10 ईयर्स और उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। दूसरा है मॉड्यूरेट ड्यूरेबिलिटी का, 5 to 10 ईयर्स का। और लो ड्यूरेबिलिटी का होता है लेस देन 5 ईयर्स का। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। तो इसमें 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो क्लास ए टिम्बर है जो वो स्लो सीजनड होता है, जिसे सीजनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। सीजनिंग होता जनरली क्या है कि जो टिम्बर है, टिम्बर से हमें वाटर कंटेंट कम करना होता है ताकि उसकी एज हम बढ़ा सकें। तो क्लास ए में आपके साल और होप ट्री आते हैं जनरली। और दूसरा है क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, सीजनिंग में टाइम लगता है, लेकिन कंपेयर टू क्लास ए ये रैपिड हो जाता है, तेज़ होता है, थोड़ा फास्ट होता है सीजन। इसका एग्जांपल है मैंगो। और तीसरा है क्लास सी, रैपिडली सीजनड, जो इजीली सीजनड होता है, जल्दी से हो जाता है। इसका एग्जांपल है देवदार और सिमुल। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर हुआ क्या कि जो टिम्बर है, टिम्बर में जो सैप होता है, गंदगी होती है, उसे निकालना होता है और वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना होता है। तो ये सीजनिंग होती है। तो इसमें टाइप्स होते हैं सीजनिंग के। पहला होता है नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल्स मतलब जिसमें हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, या जिसमें हम नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करेंगे, जैसे कि एयर। एयर सीजनिंग में क्या होता है कि वुड्स को आप ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पे एयर फ्लो अच्छा हो, और उसे वहाँ पे स्टैक करके रख देते हैं। और टाइम के साथ क्या होता है, जब विंड चलती है तो उसमें उसका वाटर कंटेंट खुद ही कम हो जाता है। तो जो एयर सीजनिंग में मॉइस्चर कंटेंट को 12 से 15% तक रिड्यूस कर सकता है। और इसमें जो टाइम लगता है सॉफ्ट वुड के लिए वो 2 से 3 मंथ, और हार्ड वुड के लिए 6 से 9 मंथ। और जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर लॉग्स रखी जाती हैं, लकड़ियाँ रखी जाती हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है थोड़ा हाइट पे रखा होता है, वो होता है 30 सेंटीमीटर। दूसरी होती है वाटर सीजनिंग। तो वाटर सीजनिंग में क्या होता है कि जो आपके वुड्स हैं, वो टिम्बर है, टिम्बर को आप किसी स्ट्रीम में रख देते हैं, जिसमें थिकर जो पार्ट होगा वो स्ट्रीम के अपस्ट्रीम साइड होगा। और 2 से 4 वीक्स की पीरियड के बाद उसे निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका सैप जो होता है वो निकल जाता है, वॉश्ड आउट हो जाता है। और ये क्विक प्रोसेस है, लेकिन इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जो वुड की, वो कम हो जाती है और स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है।
अगर हम इसको एयर सीजनिंग से कंपेयर करें तो एयर सीजनिंग हमें स्ट्रेंथ बेटर मिलती है, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है, जबकि वाटर सीजनिंग में स्ट्रेंथ कम ज़रूर मिलती है लेकिन ये जल्दी हो जाता है। और लास्ट, तो अब हम आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला एक तो अब हम आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में होता क्या है कि हम बॉइलिंग वाटर लेते हैं और जिसमें टिम्बर को डाल देंगे और 3 से 4 घंटे के बाद टिम्बर को वहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद उसे ड्राई किया जाता है और ऐसे में इसका गम और एयर कंटेंट है उसे कम किया जाता है ड्राई करने के बाद। दूसरा एग्जांपल है किल। किल का मतलब है भट्टी से होता है या चैम्बर होगा, इंसुलेटेड चैम्बर, जहाँ पर टेम्परेचर हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखेंगे और उसमें 10 से 20 दिन लगते हैं। और तीसरा है पार्ट इसका केमिकल और सॉल्ट, जिसमें जनरली यूरिया यूज़ किया जाता है सैप और गम को निकालने के लिए। और आखिरी है इलेक्ट्रिकल, जो सबसे फास्टेस्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम वुड से मॉइस्चर कंटेंट को कम करते हैं। तो इसमें टाइम सबसे कम लगता है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अगला एक पॉइंट है कि मैकनील्स प्रोसेस इन एयर टाइट चैम्बर एंड सोलर सीजनिंग इज़ यूज्ड फॉर टिम्बर। तो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि मैकनील्स प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है। मैकनील्स प्रोसेस होता है आपका सीजनिंग के लिए। अब हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं। ये डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो डिफेक्ट्स हैं वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। तो पहला है नॉट। तो नॉट होता क्या है जनरली, तो अब अगर वो कोई पेड़ देखा हो और आपने उसकी कोई स्टेम काट दी हो, टहनी काट दी हो, तो उस पार्ट पे घाव हो जाता है, तो वो आपका नॉट होता है। दूसरा है रिंड गैल्स। रिंड गैल्स का आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ट्री में। तो इसका अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये नॉट है। देखो यहाँ पे आपने ट्विग्स काटी थी, टहनी काटी थी, उस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे परमानेंट एक घाव सा हो गया। तो ये एक डिफेक्ट होता है। और दूसरा जो फिगर था वो है ये है रिंड गैल्स का। कई बार आपने देखा होगा पेड़ में ये ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। अगला डिफेक्ट है शेक्स। तो यहाँ पर आप शेक्स के दोनों तीनों फिगर देख रहे होंगे। तो सबसे पहला है आपका कप शेक्स। तो कप शेक्स में क्या होता है कि आपकी जो ये एन्युलर रिंग्स हैं, एन्युलर रिंग्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको दिखा रहा है कैसे ये रिंग सेपरेट हो रही है इसकी वजह से, क्रैक्स की वजह से। तो ये कप शेक्स है। अगला है हार्ड शेक्स। तो हार्ड शेक्स में क्या होता है, जो आपकी मॉड्यूलरी रेज है उसी डायरेक्शन में ये क्रैक्स होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो ये आपके सेंटर की तरफ है ये क्रैक्स थोड़ा से वाइडर होते हैं और जैसे जैसे पीछे आते हैं ये नैरो होते जाते हैं। और इसके अपोजिट है आपका स्टार सिक्स, कि यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहा है तो वो नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है, बाहर को ज़्यादा बड़ा क्रैक है। तो आप इसको याद करने के लिए दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ड सिक्स में क्या होता है कि आपका अंदर जो क्रैक है वो वाइडर होता है, बड़ा होता है, और बाहर जाते जाते क्रैक्स कम होता है। जबकि स्टार सिक्स में उल्टा है, इसमें ये होता है कि जो क्रैक्स होता है आपका अंदर कम होता है और बाहर जाते जाते बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दूसरा अब देख लेते हैं कैलिस। कैलिस जो डिफेक्ट है टिम्बर में वो होता है सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन विच कवर्स द इंजरी ऑफ ट्री। कि ये कोई ट्री है जिसमें इंजरी हो जाती है, उस वजह से एक सॉफ्ट टिश्यू डेवलप हो जाता है। इसका मैं एक आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है कैलस। तो इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन। तो ये आपका है कैलस। तो यहाँ पे इंजरी हुई होगी जिस वजह से जो आपका वहाँ पे
ये स्पॉट बन गया था, ये सॉफ्ट टिश्यू आ गया था। तो ये हो गया आपका कैलस। अगला टिम्बर में डिफेक्ट है आपका बल्स। तो ये होते हैं इरेगुलर प्रोजेक्शन ऑन बॉडी ऑफ टिम्बर। तो इसको भी आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉल्स कैसा होता है टिम्बर में। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बल्स है। तो एक तरीके से डिफेक्ट है इसका, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके स्टेम को हम कंस्ट्रक्शन वर्क में, इस बल्स की वजह से इसे हमें काटना होगा, जिससे काफ़ी वेस्टेज हो जाएगा। अगला है हमारा ट्विस्टेड फाइबर्स या वेंडरिंग हार्ट्स। तो इसमें होता है कि जब ट्री यंग होता है तो उस टाइम पे विंड की वजह से, फ्लोइंग विंड की वजह से जो ट्री होता है वो मुड़ सा जाता है। जैसे इस फिगर में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये फाइबर्स आपके ट्विस्टेड हो गए हैं। तो ये वाला डिफेक्ट आपका ट्विस्टेड फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। अगला है अपसेट और रप्चर। तो जब हम अपने टिम्बर को काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो कई बार क्या होता है, ये बोल्डर्स या स्टोन्स इसके नीचे आ जाने की वजह से इसमें यहाँ पर ये और इस वाले पोर्शन में जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेशन जम गया है। तो इसे आप कहते हैं अपसेट और रप्चर। अगला है ड्रक्सीनेस। तो ड्रक्सीनेस होती है कि वाइट स्पॉट जब ट्री में हो जाते हैं फंजाई की ड्रक्सीनेस आपको दिख रहा है, तो ड्रक्सीनेस होता है वाइट स्पॉट होते हैं फंजाई की वजह से। तो इसको भी एक फ़ोटो से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो वाइट स्पॉट होते हैं। तो ये आपका ड्रक्सीनेस की फ़ोटो है, ये पेड़ है आपका और ये वाइट स्पॉट है यहाँ पे, ये वाले वाइट स्पॉट। तो ये आपके ड्रक्सीनेस हो गया। और जो ये दूसरा वाला फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आपका ट्विस्टेड फाइबर का है। तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ट्विस्टेड फाइबर कैसा होता है और ये ड्रक्सीनेस कैसा होता है। अगला है आपका फॉक्सीनेस। तो फॉक्सीनेस क्या होता है कि पुअर वेंटिलेशन की वजह से जब हम टिम्बर्स को स्टोर करते हैं तो उसमें येलोइश या रेडिश स्टिंग आ जाती है, ऐसा कलर आ जाता है। एक बार आपको फ़ोटो दिखाऊंगा तो उससे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस टिम्बर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है इसका, ये रेडिश है, यहाँ पे रेडिश है। ये नेचुरली ऐसा कलर होता नहीं है, तो ये डिफेक्ट उसी की वजह से। तो इस डिफेक्ट को हम फॉक्सीनेस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला डिफेक्ट है चेक्स, और चेक्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स। तो जैसे कि आपने पीछे वाले उसमें हार्ट सिक्स देखा था, तो इसी टाइप का चेक्स भी होते हैं। तो चेक्स वैसे दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस चेक्स और एंड चेक्स। तो सरफेस चेक्स में क्या होता है कि जैसे ये रेडियस टाइप में ये क्रैक्स निकल रहे हैं, तो अगर ये पीछे आपकी लेंथ वाइज पीछे तक ना जाए एंड तक दूसरे, और एक स्मॉल डिस्टेंस तक ही चलें, लेंथ के एक बहुत कम डिस्टेंस तक जाएं, तो ये सरफेस क्रैक्स होते हैं या सरफेस चेक्स होते हैं। लेकिन जैसे कि हार्ट सेक्स दिख रहा है, तो ये अगर ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं आपको रेडियस वाइज, अगर ये काफ़ी लेंथ तक जाते हैं पीछे, तो ये आपके होते हैं एंड चेक्स। और एंड चेक्स और हार्ट सेक्स एक जैसा ही होता है। तो आपको वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है लगभग। तो आगे है डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। तो सबसे पहला है आपका चिप मार्क। तो चिप मार्क में क्या होता है कि अगर कोई टिम्बर है और टिम्बर में वहाँ पर आपने कोई मशीन प्लांट की थी, तो उसकी वजह से एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, वहाँ पर एक मार्क पड़ जाता है, तो जिसे हम चिप मार्क कहते हैं। तो ये एक डिफेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा है डायगोनल ग्रेन, और तीसरा है टॉर्न ग्रेन। तो डायगोनल ग्रेन में क्या होता है कि अगर हम जो टिम्बर है उसे सही से सॉ नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उसमें हल्के हल्के इम्प्रेशन दिखने लग जाते हैं डायगोनली। और टॉर्न ग्रेन होता है अगर आपका जो टूल्स हैं काम करते हुए अगर टूल्स गिर जाए, तो वहाँ पे इम्प्रेशन जो पड़ेगा वो टॉर्न ग्रेन हो गया। चौथा है आपका वेन। तो वेन होता है आपका जो
वुड में राउंडेड सरफेसेस दिखते हैं, टिम्बर में वो वेन होता है। तो इसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेन होता कैसे। तो इस फिगर में देखिए आपकी जो राउंडेड सरफेसेस हैं, ये वाले, ये 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 आपके वेन हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए ये आपके राउंडेड सरफेसेस हैं, जो जैसे ये है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये आपके वेन होते हैं। तो ये प्रोजेक्शन भी एक तरीके से डिफेक्ट होता है। आगे है डिफेक्ट। तो अब है डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई। तो होता क्या है कि टिम्बर में जब मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फंजाई अटैक कर देते हैं। तो इसके 6 एग्जाम्पल हैं: ब्लू स्टेन, वेट रॉट, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, हार्ड रॉट, वाइट रॉट। तो एक आइडिया लेने के लिए आपको मैं स्टेन का फिगर दिखाऊंगा। स्टेन का हिंदी में मतलब होता है दाग। तो ब्लू स्टेन का एक फिगर देख के आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है फिगर जिसमें आपको ये ब्लू स्टेन दिख रहे होंगे। स्टेन का मतलब होता है दाग। तो ये ब्लूइश जो स्टेन है ये आपका डिफेक्ट है, ये फंजाई की वजह से होता है। अगले हैं रॉट। तो रॉट का जनरल मीनिंग होता है डिकम्पोज होना। तो जब वुड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है तो उसे रॉटिंग कहते हैं। अब जितने ये ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट, वेट रॉट, हार्ड रॉट है, तो इनकी अलग अलग कंडीशन होती है जिसकी वजह से वुड डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो इस वाले लेक्चर में हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरा लेक्चर आएगा जब पूरा बिल्डिंग मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें ऐड होंगे, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगला है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं तो वो होते हैं बीटल, मराइन बोरर और टर्माइट की वजह से, टर्माइट लगने की वजह से। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया डिफेक्ट्स का। तो ऊपर आप देख लीजिए क्या क्या था। सबसे पहला था हमारा डिफेक्ट्स, नेचुरल डिफेक्ट्स थे। नेचुरल डिफेक्ट्स के बाद था हमारा डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है जब हम वुड को कन्वर्ट कर रहे होंगे, काट के टिम्बर में कन्वर्ट कर रहे होंगे ने, तो उस टाइम पे कन्वर्जन के टाइम पे जो डिफेक्ट्स होते हैं, फिर फंजाई की वजह से और इंसेक्ट्स की वजह से। तो अब हम प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिजर्व कैसे किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर उसकी लाइफ बढ़ानी है तो उसमें में कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे उन पर उनके जो डिफेक्ट्स हैं वो छुपाए जा सकें, या फिर इन पे जो फंजाई और इंसेक्ट्स के अटैक हैं उन्हें रोका जा सके। तो सबसे पहला प्रिजर्वेटिव है कोलतार। तो कोलतार जनरली आप जानते होंगे। तो कोलतार यूज़ करके क्या होता है कि उसको हम फंजाई और इंसेक्ट से बचा सकते हैं, और ये काफ़ी चीप भी होता है। लेकिन सबसे जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो एस्थेटिक्स है वुड का वो ख़राब हो जाता है, आपको लुक्स अच्छा नहीं मिलेगा कोलतार से। अगला है एसक्यू। तो ये FRI देहरादून ने बनाया है एसक्यू, और काफ़ी यूज़ में आता है ये। तो इसमें जो है कि आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम पेंटाडाइक्रोमेट का 1:3:4 में यूज़ किया जाता है, और इसे जो मिक्स किया जाता है 6 पार्ट ऑफ पाउडर के साथ 100 पार्ट ऑफ वाटर। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, वैसे पूछा तो नहीं आज तक, लेकिन पूछ लेता है। एक आइडिया के लिए आपको पता होना चाहिए। जो एसक्यू है किसने बनाया, वो FRI देहरादून ने बनाया। तो अगला है FRI की फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगला है केमिकल सॉल्ट। तो केमिकल सॉल्ट में क्या होता है कि आपको टिम्बर को वाटर में डालना होता है जिसमें पहले से डिज़ोल्व सॉल्ट है, डिज़ोल्व सॉल्ट। और सॉल्ट कौन से हैं वो है कॉपर सल्फेट, मेजोनिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। तो इस तरीके से आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला है ऑयल पेंट। तो ऑयल पेंट का यूज़ करके हम 3 से 4 कोट यूज़ करेंगे उसका, जिससे हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है सेलिग्नम पेंट। तो स्पेशल पेंट होता है जो टिम्बर को टर्माइट से प्रोटेक्ट करता है। अगला है आपका क्रेओसोइट ऑयल। तो क्रेओसोइट ऑयल क्या होता है
ये डिस्टिलेशन ऑफ टार से प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको ये फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये चैम्बर है। चैम्बर में ये यहाँ पे हमने क्रियोसोट ऑयल डाला हुआ है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो बाहर से हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और जो टिम्बर है, टिम्बर में जो सैप होगा और जो गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी इससे। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, ऑयल इज पम्प्ड इनटू चैम्बर विद हाई प्रेशर अबाउट 0.7 to 1 न्यूटन mm² एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका क्रियोसोट ऑयल है ये जनरली यूज्ड होता है स्लीपर पोल्स और पाइल्स टिम्बर के लिए, काफ़ी यूज़ होता है ये। और जो अब अभी तक तो आपने देखा होगा कि प्रिजर्वेटिव कौन से हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव यूज़ कैसे करें उसके लिए मेथड ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेटिव्स। तो पहला है ब्रशिंग। तो ब्रशिंग का मतलब सिंपल है कि आप ब्रश का यूज़ करेंगे, ब्रश से आप उसे अप्लाई करेंगे। दूसरा है स्प्रेइंग। तो स्प्रेइंग में आप स्प्रे करेंगे सिंपली टिम्बर के ऊपर। तीसरा है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। तो इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर का एग्जांपल सबसे बढ़िया ये आपने ये देखा होगा, ये वाला क्रियोसोट ऑयल वाला, उसमें आपने प्रेशर में इंजेक्ट किया उसे। तो अगला है डिपिंग एंड स्टीपिंग। तो डिपिंग एंड स्टीपिंग सिंपल है, आपको क्या करना होता है कि टिम्बर को डिप करना होता है सोल्यूशन में, जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं या फिर कोई वाटर के साथ सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसको छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आप टिम्बर को वापस बाहर निकाल देंगे। तो एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिपिंग एंड स्टीपिंग इज़ बेटर देन ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग। तो ब्रशिंग और स्प्रेइंग से बेटर होता है डिपिंग। इसका रीज़न ये होता है कि डिपिंग करने से कि जो आपका सोल्यूशन है वो इजीली उसके हर पार्ट में चला जाता है, जबकि आपका जो ब्रशिंग होता है, ब्रशिंग आप सरफेस पे करते हैं, स्प्रेइंग भी आप सरफेस पे करते हैं, बट डिपिंग में पूरे अंदर तक जब वो चला जाता है। और लास्ट आपका चेयरिंग। तो चेयरिंग का जनरली मीनिंग होती है हल्का सा उसे जला देना सरफेस को। तो बर्निंग ऑफ टिम्बर। तो पाइल्स और पोल्स में चेयरिंग यूज़ होती है और डेप्थ होती है इसकी सरफेस से 15 mm, मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक आपको उसे बर्न करना होता है। तो ये एक नोट्स है जिसमें लिखा हुआ है कि टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए उसमें बोरेक्स या फिर सर एबल्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। सर एबल्स प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं और बोरेक्स मतलब सोडियम आर्सेनेट है। और दूसरे पॉइंट्स में जिसे आखिरी में यूज़ करके आखिरी में एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, एक बार जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो इस लेक्चर में आपको जो भी कमी लगी हो सजेशन देना हो दे सकते हैं, ताकि अगली बार मैं उस चीज़ को सही कर पाऊँ। और इसमें मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, पर एक बार आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया हो जाए और बेसिक्स बन जाए। थैंक्स।